नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, कैसा होगा? धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा, आय प्रभाव के बराबर होगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा जो है यह होता है ऋणात्मक। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि कीमत प्रभाव एवं आय प्रभाव जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। इसको एक सारणी से आसानी से याद किया जा सकता है कि कैसे प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक ही रहता है, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे धनात्मक होते हैं। तो कीमत प्रभाव होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो कीमत प्रभाव बराबर प्राइस इफेक्ट बराबर हो जाएगा इनकम इफेक्ट प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो यह सामान्य वस्तु के लिए कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव भी ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तु के लिए तीनों प्रभाव ऋणात्मक होते हैं, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। तथा निकृष्ट या घटिया वस्तु के लिए कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से गिफिन वस्तु के लिए या अति निकृष्ट वस्तु के लिए कीमत प्रभाव धनात्मक होता है, आय प्रभाव भी धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो यह पूरी सारणी याद करनी है कि सामान्य वस्तु के लिए कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होते हैं ऋणात्मक। निकृष्ट वस्तु के लिए कीमत प्रभाव ऋणात्मक, आय प्रभाव धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो जाएगा, कीमत प्रभाव धनात्मक हो जाएगा और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्य वस्तु के लिए हमेशा ऋणात्मक होते हैं तथा प्रतिस्थापन प्रभाव, चाहे वह सामान्य वस्तु हो या निकृष्ट वस्तु हो या गिफिन वस्तु हो, सबके लिए ऋणात्मक होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या यही पूछा गया है कि प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव चाहे सामान्य वस्तु हो या निकृष्ट वस्तु हो या गिफिन वस्तु हो, सभी के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है। और इसी प्रकार से सामान्य वस्तु के लिए कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आय प्रभाव हो सकता है धनात्मक ऋणात्मक, ना तो ए ना तो बी, ए तथा बी दोनों। तो हम लोग अभी सारणी बनाए थे, पुनः एक बार सारणी बनाते हैं। प्राइस इफेक्ट बराबर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यह हो जाएगी सारणी कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो यह सारणी फिर से तैयार हो गई। तो पूछा गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन में आय प्रभाव हो सकता है। तो आय प्रभाव ये इनकम इफेक्ट है, तो इनकम इफेक्ट दोनों दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? ऋणात्मक भी दिखाया गया है और धनात्मक भी दिखाया गया है। यह सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, निकृष्ट वस्तु के लिए धनात्मक और घटिया वस्तु के लिए धनात्मक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है संतुष्टि की सीमा से, कुल संतुष्टि से, आवश्यकता की तीव्रता से, आवश्यकता की मात्रा से। तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध जो होता है वह कुल संतुष्टि से होता है। सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का सूत्र होता है मार्जिनल यूटिलिटी बराबर
टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। इसे एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों का उपभोग से 100 यूटिल से संतुष्टि प्राप्त होती है तथा 11वीं इकाई के उपभोग से 105 यूटिल से संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वस्तु की 11वीं इकाई के उपभोग करने से प्राप्त होने वाली जो अतिरिक्त उपयोगिता है उसी को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। जैसे अतिरिक्त उपयोगिता जो हो जाएगी 105 माइनस 100 तो बराबर 5 यूटिल्स जो हो जाएगी, यही सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध बहुत पूछा जाता है, तो साथ में उसको संबंध को भी जान लेते हैं। तो कुल उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, इसको आरेख की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। यह आरेख जो है यह टोटल यूटिलिटी को बता रहा है और यह जो दूसरा आरेख है यह दूसरा आरेख बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, तो इस आरेख से समझा जा सकता है आसानी से। जब मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, यह धनात्मक है मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता क्या हो रही है? धनात्मक है और बढ़ रही है। यह एक पहला संबंध है। दूसरा संबंध है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जीरो है, यह जीरो है यहाँ पे। जब मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता शून्य है तो उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम और स्थिर बताई गई है, या उस समय कुल उपयोगिता अधिकतम और स्थिर रहती है। इसके बाद जो तीसरा संबंध है, उस संबंध में जब मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है? घटने लगती है और घटते हुए ऋणात्मक हो जाती है, तो उस समय टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। तो यह तीन संबंध टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बताए गए हैं। एक घटती हुई सीमांत उपयोगिता का अर्थ कुल उपयोगिता का घटती दर से बढ़ना होता है। घटती हुई जो सीमांत उपयोगिता है उसका अर्थ जो होता है कुल उपयोगिता का घटती दर से बढ़ना होता है, या जो कुल उपयोगिता है घटती हुई दर से बढ़ रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता जब घट रही है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है? घटती दर से बढ़ रही है। यह तीन संबंध टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है, लंबवत, क्षैतिज, आयताकार, हाइपरबोला, कोई नहीं। तो सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में जो मांग वक्र होता है वह इकाई लोच सभी बिंदु पर यहाँ पर होगी इस आरेख में, और ऐसे आरेख में जो मांग वक्र होता है वह आयताकार हाइपरबोला होता है या आयताकार अतिपरवलय होता है। तो यह आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होता है। इसके अलावा मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं वह 5 श्रेणी हैं इसको शामिल करते हुए। तो पहली श्रेणी जो है वह बेलोचदार मांग की है। बेलोचदार मांग की। बेलोचदार मांग क्या होता है? जिसमें ई कम होता है, इलास्टिसिटी कम होती है 1 से, या अपेक्षाकृत कम लोचदार मांग इसको कहा जाता है। क्या इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहा जाता है। बेलोचदार मांग का जो मूल्य लोच होता है वह इकाई से कम होता है। प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह बेलोचदार होती है। दूसरा जो मांग की श्रेणी है वह है लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या है? तो लोचदार मांग या इसको कह सकते हैं अपेक्षाकृत लोचदार मांग, जिसमें बताया गया है इसकी परिभाषा देते हुए कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग को लोचदार मांग कहा जाता है। लोचदार मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है और विलासिता की वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा जाता है। लोचदार मांग की श्रेणी में विलासिता की वस्तुओं को रखा जाता है। अगली जो मांग की श्रेणी है वह इकाई लोचदार या समलोचदार है, जो अभी हम बता चुके हैं हाइपरबोला होता है। और जब
मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे समलोच मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी 20% की कमी हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, समलोच मांग या इकाई लोचदार मांग। और इकाई लोचदार मांग आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में होती है। इसके अलावा मांग की एक दो अन्य श्रेणियाँ और हैं, जिसमें पूर्णतया लोचदार मांग वक्र और पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र जो होता है वह वाई एच के समांतर होता है और ई बराबर हो जाता है 0। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत घटती बढ़ती रहती है लेकिन मांग क्या होती है, वही रहती है, स्थिर रहती है। अर्थात तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र में कहा जा सकता है कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह मांग जो है वह काल्पनिक मांग है। अगली जो मांग की श्रेणी है वह है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की लोच अनंत होती है और परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग की लोच पूर्णतः लोचदार मांग होती है, जिसमें क्या होता है कि कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती बढ़ती रहती है। कीमत स्थिर होने पर मांग घटती बढ़ती रहती है। तो मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में इन पांचों श्रेणियों में से कम 2 श्रेणियां अवश्य पूछी जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है। तो एक वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है, कौन सी वस्तु है, वह है सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु या विलासिता की वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक हो सकता है और निकृष्ट वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक हो सकता है। सामान्य वस्तु, अगर मांग की लोच की बात की जाए या मांग की लोच की सूत्र की बात की जाए तो मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन द्वारा मांग की आय लोच को व्यक्त किया जाता है। डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, यह सूत्र है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है। तो हस्तांतरण भुगतान सीधे जो है PDI पर्सनल डिस्पोजल इनकम को प्रभावित करता है। हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रयोज्य आय को भी प्रभावित करता है, जिसको पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहा जाता है। व्यक्तिगत आय क्या होती है और प्रयोज्य आय क्या होती है, यही 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिलते हैं कभी कभी। तो व्यक्तिगत आय जो होती है वह राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण आय माइनस सामाजिक सुरक्षा कटौती माइनस कारपोरेट निगम माइनस अवितरित कारपोरेट लाभ को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI जो होती है वह व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर होती है। प्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। क्या है पहला तथ्य जो है, जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक हो या निर्यात आयात से अधिक हो तो GDP से NDP कम होती है। विभिन्न आयों के योग को नेशनल इनकम कहा जाता है। इसके अलावा नेशनल इनकम NNPFC को भी नेशनल इनकम कहा जाता है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लागत मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर जो होता है उसे ह्रास और निवल अप्रत्यक्ष कर के बराबर होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है जो 2020 से कार्यरत है संस्था। और नेशनल आय की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आधार वर्ष है वह 2011-12 आधार वर्ष लिया गया है। 2011-12 आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर, y बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम समीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो यह समीकरण GNP को दिखाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को यह समीकरण दिखा रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को दिखा रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और अगर GDP की बात की जाए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल या GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। GDP सकल घरेलू उत्पाद जो है वह C प्लस आई प्लस जी को बता रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में।
जीएनपी क्या है और जीडीपी क्या है, तो जीएनपी और जीडीपी में दोनों में अंतर है। जीएनपी में C+I+G+X-M को शामिल किया जाता है तथा जीडीपी में X-M या आयात निर्यात को शामिल नहीं किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, राष्ट्रीय व्यय में शामिल है, तो राष्ट्रीय व्यय में किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय व्यय में सबको शामिल किया जाता है, निवेश को भी, राजकीय व्यय को भी, उपभोग व्यय को भी, तीनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय आय की जो मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है 8 नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय आय की वर्तमान में गणना की जाती है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी वित्त आयोग द्वारा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगर राष्ट्रीय आय की गणना की अनुमान लगाने की बात की जाए तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और अनुमान लगाते हुए प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद 1875 में एटकिंसन, कर्जन, विलियम डिग्बी और फिंडले सिराज ने राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने के संबंध में अपने विचार दिए और 1931-32 में BKRB राव ने वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हुए प्रति व्यक्ति आय 65 रुपया बताई थी, जो 1940-41 में बढ़कर 112 रुपया हो गई। इसके बाद 1949 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के सदस्यों में DR गाडगिल, VKRB राव सदस्य थे। राष्ट्रीय आय समिति ने नेशनल आय की गणना के लिए CSO के गठन का सुझाव दिया और 2 मई 1951 में CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय ऑफिस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई। और 2015 में इसका नाम बदलकर CSO कर दिया गया। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया और 2020 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम बदलकर NSO कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आर्थिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा करता है और वर्तमान में NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है बी ऑप्शन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है, किसमें सम्मिलित होता है, राष्ट्रीय आय में, GNP में, व्यक्तिगत आय में, NNP में। तो राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज जो है वह व्यक्तिगत आय में सम्मिलित होता है और व्यक्तिगत आय सी ऑप्शन में सही है। अगला, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य में तभी होगी जब MR बराबर MC होगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म तभी साम्य में होगी जब MR बराबर MC होगा और MR बराबर MC किसमें, बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में MR बराबर MC तथा P या इसको AR कह सकते हैं, AR बराबर MC बराबर AR जब होता है तब फर्म जो है संतुलन में होती है। एकाधिकारिक में MR बराबर MC हो जाएगा, एकाधिकारिक में MR बराबर MC या AR बराबर AC हो जाएगा और AR ज़्यादा होगा MC से, तब एकाधिकारिक में फर्म संतुलन में होगी। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या क्या हैं, एकाधिकार बाजार की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं।
जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता होता है तथा एक विक्रेता और क्रेता अधिक होते हैं, ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एकाधिकार बाजार में पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव होता है तथा एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। गिफिन ने एकाधिकार बाजार की विशेष परिभाषा देते हुए बताया कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है उस बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। तथा चैम्बरलिन परिभाषा देते हुए बताते हैं बाजार की वह दशा जहां केवल एक विक्रेता या एक फर्म होती है उसे एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। एकाधिकार बाजार में मांग की आड़ी लोच 0 होती है, स्थानापन्न वस्तु का अभाव होता है तथा मांग की ढाल लोच जो होती है वह इकाई से कम होती है। एकाधिकार बाजार में मांग की ढाल लोच इकाई से कम होती है, यह याद रखने वाला प्रश्न है। ढाल लोच जो होती है मांग की इकाई से कम होती है और वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। एकाधिकार फर्म कीमत निर्माता होती है और परफेक्ट कंपटीशन जो है वह प्राइस टेकर होती है, कीमत ग्रहणकर्ता होती है परफेक्ट कंपटीशन, और एकाधिकार जो है कीमत निर्माता होती है। इसके अलावा एकाधिकार में कीमत विभेदीकरण की विशेषता प्रमुख विशेषता है, जो वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करने में जब उपभोक्ता कामयाब होता है तो उसे ही कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। तो यह एकाधिकार बाजार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन जो है वह है 12 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच ई, औसत आय AR और सीमांत आय MR के बीच संबंध क्या है? तो मांग की लोच AR बराबर होता है ई बराबर होता है AR बटे AR माइनस MR, यह सूत्र हुआ। AR बटे AR माइनस MR जो है वह मांग की लोच का सूत्र हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत आय 30 इकाई हो तथा औसत आय 40 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी? तो सीमांत आय का मतलब हुआ MR कितना दिया है? 30 दिया है। औसत आय AR 40 दिया है। तो कीमत के सापेक्ष वही सूत्र है AR बटे AR माइनस MR। तो AR कितना मिला है? AR मिला है 40, एवरेज रेवेन्यू 40। तो 40 बटे 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 40 बटे 40 माइनस 30, तो 40 बटे 10 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, परिवर्ती अनुपातों के नियम उत्पादन की सर्वोत्तम चरण है। तो परिवर्ती अनुपातों के नियम का जो उत्पादन का सर्वोत्तम चरण है वह द्वितीय चरण है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है अल्पकालीन अवस्था को बताता है, जबकि पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन अवस्था की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है? कोई नहीं। तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है। सी ऑप्शन सही है। अगला 16 नंबर, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से? कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित है और जो पैमाने का प्रतिफल होता है वह दीर्घकाल से संबंधित होता है। अगला है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम जो है यह गॉसन का प्रथम नियम कहलाता है, इसलिए इसके प्रतिपादक गॉसन को माना जाता है और गॉसन ऑप्शन में दिया नहीं है तो कोई नहीं, डी सही हो जाएगा। इसके अलावा गॉसन का दूसरा नियम है वह समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तरलता जाल। तरलता जाल सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में कुछ आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं तथा सूची सेकंड में उन सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम दिया गया है, इनको सही मिलान करके कोट में आंसर देना है। सूची फर्स्ट में तरलता जाल, तो तरलता जाल सबको पता होगा प्रोफेसर केन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया ब्याज के संबंध में प्रमुख सिद्धांत है। तो तरलता जाल प्रोफेसर केन्स ने दिया था, तो A 4 से मिल जाएगा।
जोड़ की समस्या प्रोफेसर यूलर द्वारा दी गई थी, तो बी का मिलान हो जाएगा 3 से। इसके अलावा समूह संतुलन प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा दी गई उदाहरण है, सी 2 से मिल जाएगा। और आभास लगान या आभासी लगान प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई उदाहरण है, तो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो नीचे डी से 1 2 3 4 1 2 3 4 या 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 4 सिर्फ बी ऑप्शन में ही दिया गया है, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसकी विपरीत संबंध रखती है? तो मुद्रा की सट्टा मांग कीन्स द्वारा तरलता जाल के सिद्धांत में दिया गया मुद्रा की मांग के लिए एक प्रमुख निर्धारक है मुद्रा की मांग का, और जो है सट्टा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो मुद्रा की 2 अन्य मांग के निर्धारक हैं, आकस्मिक मांग और पूर्वोपायी मांग, जो है वह आय पर निर्भर करती है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला 20 नंबर, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी जो है जेएस मिल द्वारा दी गई थी। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या? व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया मार्शल, पिगू, रिकार्डो, डाल्टन। तो ब्याज के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर रिकार्डो द्वारा किया गया था। रिकार्डो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ अन्य सिद्धांत और कथन हैं, उनको भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है? एडम स्मिथ द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन जो है मिड का विरोधाभास से संबंध रखता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पारस्परिक मांग का जो सिद्धांत है वह जेएस मिल द्वारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत हैबरलर ने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कौशल द्वारा दिया गया था। तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है, यह कथन जो है प्रेविस सिंगर का है। लियोन्टिफ विरोधाभास जो है हेक्चरोलिन सिद्धांत से संबंधित है। किसने कहा कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है? तो रॉबर्टसन का यह कथन है। रॉबर्टसन ने कहा था विदेशी व्यापार जो है आर्थिक विकास का इंजन है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में वर्तमान में विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली, अग्रिम विनिमय दर प्रणाली, प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली, तैरती विनिमय दर प्रणाली। तो भारत में वर्तमान में विदेशी विनिमय दर प्रणाली जो है प्रबंधित तैरती विनिमय दर प्रणाली है, सी सही है 22 का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, निर्यात अपने जोखिम को किसके द्वारा कम करता है? तो निर्यातक अपने जोखिम को प्रतिरक्षण द्वारा कम करता है, हेजिंग द्वारा कम करता है, बी सही है 23 का। अगला 24, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वह काठमांडू में है, ए ऑप्शन सही है। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, पश्चिम बंगाल की राजधानी ढाका में हुई थी। तो 25 का सही आंसर ए है। 26, वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं। 26 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 27 नंबर, निम्न चित्र क्या प्रदर्शित है? तो अभी हम लोग मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के बारे में पढ़े थे। तो यह श्रेणी जो है ई बराबर हो जाएगा अनंत, और यह लोचदार मांग को दिखाता है, पूर्णतः लोचदार मांग को। यह परफेक्ट कंप्लीशन की मांग जो है पूर्णतः लोचदार मांग की बात करता है। इसमें मुख्य रूप से अंतरिक्ष की जो सेवाएं हैं उसको लिया जाता है। तो ई बराबर जो है वह अनंत किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो डी हो जाएगा। अगला, रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा, 3, 4, 5, 10। तो रोस्टो ने आर्थिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उनको 5 अवस्थाओं में बांटा था। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं? परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था और अत्यधिक उपभोग की अवस्था। इन 5 अवस्थाओं में रोस्टो ने आर्थिक विकास के चरणों को बांटा है। अगला क्वेश्चन है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, 15वीं, 11वीं, 14वीं। तो भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है वह है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है 2012 से 17 के बीच रहा है, और
12वीं पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के प्रपत्र मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई और 2015 के बाद पंचवर्षीय योजना जो है उसको समाप्त करने की घोषणा की गई और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। भारत में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उन पंचवर्षीय योजनाओं का समय क्या क्या है, किस मॉडल पर आधारित है और केंद्रीय बिंदु क्या है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना सबका थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। क्या है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत 1951 से स्टार्ट हुई और 56 में समाप्त हुई। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय है वह 1951 से 56 तक है, जो हैरर-डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसका केंद्रीय बिंदु जो था कृषि विकास पर तथा आधारभूत संरचना पर बल देना था। मुख्य रूप से कृषि विकास ही पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चली। 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती थी, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था वह था आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास करना। तो उद्योगों के विकास के संदर्भ में जो योजना चलाई गई थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के मध्य चलाई गई, जो जे.एस.एन.डी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और केंद्रीय बिंदु आत्मनिर्भरता के साथ स्वतः स्फूर्ति तथा विकास करना था। इसके बाद भारत में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश घोषित किया गया और 1966 से 69 तक 3 वर्ष योजना अवकाश रहा और वार्षिक योजनाएं चलाई गई। अगली योजना जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह 1969 से 74 तक चलाई गई, जो अशोक रुद्रा के आगर निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1974 से 79 डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। 1974 से 79 डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और जिसका केंद्रीय बिंदु निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसके बाद एक वार्षिक योजना चलाई गई जो 1979 से 80 तक चलाई गई थी, 1 वर्ष की योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 1979 तक समय था, 78 में ही समाप्त कर दी गई थी जनता सरकार द्वारा और योजनाओं के स्थान पर जनता सरकार ने अनवरत योजना 1978-79 में चलाने की बात रखी थी, लेकिन आगे चल के जनता सरकार पुनः गिर गई तो पुनः यह योजना जो है कार्य नहीं कर पाई। अनवरत योजना जो है गुरनाल मेडल की देन है। गुरनाल मेडल ने भारत में अनवरत योजना के प्रतिपादक गुरनाल मेडल हैं और लागू करने का श्रेय जो है भारत में वह प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को जाता है। अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वह छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम इसका केंद्रीय बिंदु था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 90 के बीच वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी, जो कृषि विकास प्रेरित समृद्धि मॉडल पर आधारित योजना थी। इसके अलावा इसके बाद जो है 1990-92 2 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1992 से 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी, जो मानव संसाधन विकास का केंद्रीय बिंदु था। तो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित जो योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका केंद्रीय बिंदु मानव संसाधन विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चलाई गई, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जो सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास पर जोर देती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के बीच चलाई गई थी, जो योजना आयोग के प्रपत्र मॉडल पर आधारित थी तथा सामाजिक न्याय था समता के साथ विकास
पर जोर देना इसका केंद्रीय बिंदु था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना चलाई गई तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही चलाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2007 से 12 के बीच तीव्र और अधिक समावेशी विकास के साथ चलाई गई थी तथा भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच 2012वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी और 2012 से 17 के बीच चली और जो तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 30 बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया, जो बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। जो 30 के बजाय बहुत सारे प्रश्न हम लोग जानने का प्रयास किए।